शायद, क्या नाम है, देशांक का। हम्म, देशांक का लग रहा है सही है, बाकी चेक करें। हम्म, चेक करो। सूर्यांश का अभी सही नहीं है। नंबर 1000 से बड़े, 4 डिजिट के। तो जो भी 4 डिजिट के बनाएंगे वो 1000 से बड़े ही बनेंगे, छोटा तो कोई बनेगा ही नहीं। हम्म, आंसर भी रख लेते हैं एक बार कि आंसर क्या क्या है। ठीक है, उसी का सही है, देशांक का। नहीं, देशांक तो सही था तेरा, मैं तो तेरा सही बोल रहा था, तूने क्यों चेंज कर दिया? तो अब तो कर लिया होगा सबने। तो 1000 से बड़े नंबर बनाने हैं और 4 ही डिजिट के बनाने हैं, 4 एट ए टाइम, है ना, टेकन 4 एट ए टाइम। तो अब वो 4 जो होंगे, है ना, जो हमारे पास अवेलेबल है वो 6 टाइप के डिजिट्स हैं, मतलब 1 2 बार यूज कर सकते हो, एक 2 एक 3 एक 4 और एक 0, है ना, लेकिन सारे नहीं लेने हैं, तो केस बनाने पड़ेंगे। कौन कौन से केस बनेंगे, है ना? तो एक बार ऑल डिस्टिंक्ट वाले बना लेते हैं। जब चारों डिजिट डिस्टिंक्ट होंगी, तो चारों डिजिट डिस्टिंक्ट होंगी, उसमें जैसे 1 2 3 4 0 ये अवेलेबल है। तो इन 5 से 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं। तो अब जीरो वाला केस, अगर जीरो आ गई तो वो पहले प्लेस पे नहीं आएगी, है ना, तो अलग से काउंट कर लेते हैं। तो ऐसे कितने होंगे जिनमें जीरो यूज होगी? सबसे पहले ऐसे नंबर जिनमें जीरो यूज होगी और डिस्टिंक्ट डिजिट्स के होंगे, तो इन 4 में से कोई 3 लेने होंगे। 5p4 माइनस 4p3 गलत नहीं हो गया ये? 5p4 माइनस 4p3, हाँ, या सही है? 5p4 टोटल होंगे, और जब जीरो यूज होगा तो 4 में से 3 इधर यूज कर ली, 4p3। हाँ, हाँ ठीक है, वैसे सही है, हो जाएगा वैसे इससे कि उसमें 5p4 में वो भी आ गए जिसमें जीरो आई है, और वो भी आ गए हैं जिसमें जीरो नहीं आई है ना? तो 120 और माइनस 100 कितने? हाँ ठीक है ना, कितना आ जाएगा ये? हाँ ठीक है, है ना, इन 5 डिजिट्स में से ऐसे यूज कर लेते हैं, वही टोटल निकाल लो, जब जीरो से शुरू होगा वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे,
तो 5p4 मतलब वही 5 में से 4 को अरेंज करना है, माइनस जब 0 आ रहा है तो 0 पहले प्लेस पे लिख दिया, 4p3। ये क्लियर है? कितना आएगा ये? तो 116। तो 116 तो ऐसे होंगे। अब उसके बाद अब डिस्टिंक्ट नहीं, तो डिस्टिंक्ट नहीं तो एक ही पेयर हो सकता है बस 1 1 का, है ना? तो एक पेयर है, बाकी दो डिस्टिंक्ट है। तो एक पेयर बाकी दो डिस्टिंक्ट, वो कैसे काउंट होंगी? एक पेयर है मतलब 1 1 तो 2 बार यूज करना है, बाकी 2 डिजिट और लेनी है जो डिस्टिंक्ट है ना? अब वो जो 2 डिस्टिंक्ट हैं उनमें से मतलब इन 4 में से ही 2 नो होगी वो। तो पहले 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर लो। ये तो 96 होगा ना? 96 कैसे होगा? 116 ही तो होगा। 2 1 और 2 डिजिट और, तो 2 डिजिट सिलेक्ट कर लो इन 4 में से। तो 4c2 है ना? अब 4c2, अच्छा इसमें जीरो वाले अलग से करने पड़ेंगे, है ना? कि जीरो आएगा या नहीं आएगा। हाँ, यहाँ जीरो वाला एक साथ नहीं हो पाएगा। ये क्लियर है ना? अब जीरो वाला एक साथ नहीं हो पाएगा क्योंकि 4c2 में हो सकता है जीरो हो सकता है जीरो ना हो, है ना? तो हम अलग अलग काउंट कर रहे हैं कि जब जीरो है तो बाकी 3 में से एक और होगा। तो 3c1 इंटू, अब इसको अरेंज करने के कितने वेज? ऐसा मान लो 1 1 2 0, तो 1 1 2 0 को अरेंज करने के कितने वेज? 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, है ना? इतने वेज हो जाएंगे अरेंज करने के। क्लियर होना चाहिए ये। अरे 4p3 24 होगा क्या? 4p3, हाँ ये क्या होगा? हाँ 24 ही तो होगा, ये नहीं? 4p3 कितना होगा? 4 फैक्टोरियल ना? हाँ 96। अच्छा 4 फैक्टोरियल, अच्छा 96 ही होगा। 24 और हमने कितना सब्ट्रैक्ट किया? 20, तो 20 जाएगा इसमें से, तो कितना बचेगा? 96। अच्छा 96 बचेगा। 4p3 5 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल करके लिखा है। अच्छा इसमें हमने कौन से निकाले हैं? 5p4, 5p4 600 होगा, 5p4 120 होगा। क्या कर रहे हो? क्या हो रहा है ये? 120 होगा। 120 इंटू 5 कहां से आ गया? 5 फैक्टोरियल ही तो लिखा है 5p4। हाँ तो 5, हाँ 5c4 इंटू 4 फैक्टोरियल। 5p4 मतलब 5c4 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल भाई, 5 फैक्टोरियल कहां से आ गया? हम्म, है ना? तो इसमें हमने सारा भुला दिया तुमने, कहाँ पे क्या कर रहे थे? तो ये हमने क्या किया था? चारों डिस्टिंक्ट में हमने 5 चीजें थी हमारे पास, 5 में से 4 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे? तो 5 में से 4 डिजिट के 5p4 नंबर बनेंगे, और उसमें ऐसे कितने होंगे जो 0 से शुरू होंगे? वो 4p3 होंगे। हम्म तो 120 माइनस 96 सही है। अब है ना, वो एक पेयर वाले काउंट किए हमने, एक पेयर और एक जीरो भी है उसमें, है ना? तो ऐसे नंबर है, तो इन 3 में से एक नंबर होगा, तो 3c1। और टोटल अरेंज करने के कितने वेज? इन चारों को, जीरो पहले प्लेस पे नहीं आना चाहिए। वही 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। ये वैल्यू कितनी आएगी? ये आएगी 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, मतलब 9 या 27, 27 आएंगे। तो अब 27 और आए,
अब ऐसे कितने होंगे जिनमें जीरो नहीं होगा? अब बस वही बचते हैं जिनमें जीरो नहीं होगा, है ना। एक पेयर होगा और जीरो नहीं होगा, एक पेयर होगा जीरो नहीं होगा, तो बाकी तीन में से दो होंगे, तो 3C2। और अरेंज करने के कितने वेज? 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 36। इसकी वैल्यू आएगी 36। यही बनेंगे, आंसर यही है, इसके अलावा और कुछ हो नहीं सकता। तो 96, 27, 36 कितना आया? वन कितना आएगा ये? 7, 6, 12, 19 और एक, मतलब 159 आंसर है। आप बताओ और कौन सा केस होगा? जीरो वंस का केस। जीरो वंस मतलब? बताओ, जीरो वंस का क्या मतलब है? जीरो एक बार है। बस शुरू में नहीं आएगा, 2340 से बनने वाले। हाँ, 2340 से बन तो गए। इस पहले केस में नहीं आया होगा वो, इस वाले केस में। इसमें हमने चार डिस्टिंक्ट से बनाए थे, चार डिस्टिंक्ट वाले सारे आ तो गए पहले वाले केस में, 96 में। हम्म। ठीक है ना, अब ये सही है, 159 आंसर आएगा। तो फिर से वही लास्ट क्लास में जो थ्योरी वाला पार्ट देख रहे थे हम, है ना। थ्योरी वाला पार्ट क्या, जो सवालों के थ्रू ही वो वैसे ही आगे शुरू किया हुआ है ना, कि हमारे पास ऑब्जेक्ट्स ज्यादा है, रिपीटिशन भी होना है, लेकिन अब सारे ऑब्जेक्ट्स यूज नहीं करने हैं हमको, तो उसमें से कुछ यूज करने हैं। तो केस बना बना के कि इन दोनों को यूज किया, इन तीनों को यूज किया, बस वो वाले, है ना, क्वेश्चन करने हैं हमको, है ना। अभी एक दो क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। ये अगले पे आ जाओ। 6 लेटर वर्ड बनाना है, इंटीग्रेशन लेटर्स को यूज करके, 3 वोवल और 3 कॉन्सोनेंट होने। बताएं आंसर। 3 वोवल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स। हम्म।
हम्म। क्या आंसर आ रहा है? यश का आ रहा है, अच्छा, 6 फैक्टोरियल इंटू 19। तो 6 फैक्टोरियल इंटू 19, बाकी तो यही है 32,040। दिशांक का 6 फैक्टोरियल इंटू 38 टू 5, 6 फैक्टोरियल इंटू 19 कितना बनता है? अच्छा, और 6 फैक्टोरियल इंटू 38। कौन सा? 27,360। वंश का आ रहा है 27,360। 6 फैक्टोरियल इंटू 38 होता है वो तो। तूने तो 6 फैक्टोरियल इंटू 19 दिया है आंसर। और 6 फैक्टोरियल इंटू 19, तो 13,680 बैठेगा। 6 फैक्टोरियल इंटू 38, ये बैठेगा 27,360। हाँ अभी 32,40 ये गलत है शायद, 32,040। अब पता नहीं, एक बार देख लेते हैं, इसका आंसर तो है भी नहीं मेरे पास, है ना। तो कितने केस बने? कितने केस बने? 4 केस सबके, है ना। ठीक है ना। बस वही ठीक है, 4 केस, 4 केस में अलग अलग बताना क्या क्या आंसर आ रहा है। पहला पहला केस मतलब जब सारे लेटर्स डिस्टिंक्ट होंगे, 3 वोवल 3 कॉन्सोनेंट डिस्टिंक्ट होंगे, तो क्या आंसर आएगा वो लिखो। हाँ, ये यस का तो सही है, तो कितना आ रहा है? ये गलत है, देशांक का गलत है। देशांक यश का सही है। तो तूने क्या लिखा है? जब सारे डिस्टिंक्ट होंगे, तूने तो लिखा ही नहीं कुछ। अरे, मैं वो वाला पूछ रहा हूं बस, जो 4 केस बनाए हैं उसमें पहला केस जब 6 लेटर डिस्टिंक्ट हैं, तब क्या आंसर आएगा? हाँ हाँ, 16 इंटू 6 फैक्टोरियल, 16 इंटू 6 फैक्टोरियल करेंगे तो 11,520 आएगा, है ना। है ना, 11,520 आएगा। पहले केस के ये आंसर आएंगे, ये तो सही है। ठीक है, सही है। दूसरा केस जिसमें वॉवल्स जो हैं वो एक पेयर है ना, कॉन्सोनेंट डिस्टिंक्ट है तीनों। वॉवल्स एक पेयर है और कॉन्सोनेंट डिस्टिंक्ट है, वो कितने केस आएंगे? नहीं नहीं, 12 इंटू 6 फैक्टोरियल नहीं आएगा, यस का गलत है ये। हाँ, देशांक का सही है।
6 इंटू 6 फैक्टोरियल आएगा। जब अरेंज करोगे तो अपॉन 2 फैक्टोरियल भी आएगा उसमें। यस, मतलब है ना। यही किया है। तो चलो एक बार चलो देख ही लेते हैं इसमें क्या क्या है। मैं सबका अलग अलग लिख दूंगा। तो इसमें वॉवल्स में क्या क्या है हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल, है ना। तो वॉवल्स में हमारे पास ए ओ ई आई। वॉवल्स में हमारे पास ए ओ ई और आई 2 बार है अवेलेबल, ठीक है। ऐसी कॉन्सोनेंट में एन टी जी आर, एन 2 बार है, टी जी 2 बार है और एक जी एक आर, ठीक है। तो पहला तो केस सबने ही काउंट कर लिया, 4 ये डिस्टिंक्ट हैं, 4 ये डिस्टिंक्ट हैं, तो 4C3 इंटू 6 फैक्टोरियल, है ना। तो पहला तो सबको ही क्लियर है, चारों डिस्टिंक्ट वाला 4C3 6 फैक्टोरियल। अब है वॉवल्स पेयर में लेना है एक, तो वॉवल्स में यही वाला एक पेयर आएगा। तो एक पेयर ये आ गया, तो बाकी 3 में से एक लेना होगा, तो 3C1, है ना। 3 वॉवल्स करने हैं हमको, तो 3 वॉवल हो गए, 3C1, है ना। 3 वॉवल का मतलब अब ये 2 आई है हमारे पास, है ना। वॉवल्स 3 आने हैं, है ना। ईच वर्ड हैज 3 वॉवल्स। इसको 3 वॉवल्स को हम क्या बोले, जैसे अगर मेरे पास एक ए है उसमें और 2 आई हैं, तो उसको 2 वॉवल्स बोलेंगे या 3 वॉवल्स बोलेंगे, ये भी तो क्लियर नहीं, है ना। यहाँ पे इस वक्त हो सकता है हम गड़बड़ कर रहे हो। अगर उसमें 2 आई हैं और एक ए है, तो उसको 2 वॉवल बोलेंगे या 3 वॉवल बोलेंगे। ईच वर्ड हैज 3 वॉवल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट। यहाँ कंफ्यूज कर दिया फिर से। या 2 वॉवल बोलेंगे वैसे, अगर एक ए है 2 आई है 2 वॉवल बोलेंगे, है ना, मेरे हिसाब से, है ना। तो अगर वो 2 वॉवल ले लोगे तो फिर 3 कॉन्सोनेंट कैसे होंगे, 4 तो वही हो गए, बाकी 2 बचेंगे, ये तो नहीं बोलेंगे, है ना। अब मतलब क्योंकि ये वेरीफाई तभी होगा, 3 वॉवल 3 कॉन्सोनेंट वेरीफाई कैसे होगा। तो अगर 2 आई और एक ए और ओ ले लिया जाए, जिस हिसाब से हम समझ रहे हैं 3 वॉवल्स करने हैं, तो फिर तो 2 कॉन्सोनेंट ही बचेंगे, है ना। तो 3 वॉवल मिला के हैं, 2 आई मतलब 2 वॉवल्स, ठीक है। तो बाकी 3 में से एक लेना है, और इन 4 में से तो 3 उठानी है, 4C3, और अरेंज करने के कितने वेज, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये आएगा, है ना। 3 एक पेयर लिया ये वाला, इन 3 वॉवल्स में से एक वॉवल लिया, इन 4 डिस्टिंक्ट चीजों में से 3 चीजें ली, 4C3, ये डिस्टिंक्ट लेने हैं सारे, और अरेंज कर दिया 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, उसमें 2 वॉवल सेम है, ठीक है। अब वॉवल अलग अलग हैं और एक पेयर है कॉन्सोनेंट का, तो अगर वॉवल अलग अलग है तो उसमें 4C3, 4 में से 3 उठाए, और इन 4 में से 1 2 3 4 इसमें से एक पेयर लेना है, तो ये पेयर होगा या ये पेयर होगा, तो 2C1 में एक पेयर उठाया, और एक नंबर एक लेटर और चाहिए, उसके 3 ऑप्शन है मेरे पास, अगर ये पेयर आ गया तो एक ये एक ये एक ये, तो 3 में से एक ऑप्शन और उठाया और अरेंज कर दिया 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा। अब अगर दोनों के पेयर हैं, तो दोनों के पेयर हैं, तो आई आई उठा लिया, एक और उठा लिया वोवल, और इसमें से 2 में से एक पेयर उठा लिया, और एक लेटर और उठा लिया 3C1 में एक कॉन्सोनेंट, और अरेंज कर दिया 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, है ना। अब 2 पेयर हैं, तो पहले के कितने आ रहे हैं, 11, अगर टोटल काउंट करें तो पहले होंगे 11 520, दूसरे के कितने आएंगे 12, 6 इंटू 6 फैक्टोरियल मतलब 4320,
6 इंटू 6 फैक्टोरियल है ना, 720 इंटू 6, हाँ 4320। और ये तीसरा वाला 4 8 12 इंटू 6 फैक्टोरियल, मतलब इसका डबल, तो 8640 आएंगे ये वाले केस। और फिर सबसे लास्ट वाला केस, तो ये कितना है, 3 2 3, तो 18 इंटू, मतलब 9 इंटू 360, 9 इंटू 360, कितना बैठेगा 9 इंटू 360, 4 5 9 18 5 23, तो 2340, ये सबसे लास्ट वाला केस बैठेगा, या 3240, हाँ 3240 है ना, हाँ 27, 3240, उल्टा कर दिया, ये लास्ट वाला केस। अब जोड़ो इनको, क्या आ रहा है आंसर, है ना, यही आंसर है 27720, है ना। ये शुरू में किसी ने सही नहीं दिया था, बाद में सही दिया इसने, इसने, हाँ यस ने सही दिया था बस, वो भी बाद में, पहले कुछ और दिया था इसने। 27720, क्लियर हो गया क्या सबका, अब सेम आंसर हो गया 27720। ठीक है, चलो आगे। जो ये लिखा है ना, ये कुछ मतलब क्वेश्चन में टर्म्स दिए होते हैं, तो जैसे ये है ना, कि नंबर ऑफ अदर वेज, है ना, या नंबर ऑफ वेज इन विच समथिंग रीअरेंज्ड, है ना। तो हमको जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन है ना, इसी के लिए क्या पढ़ो, इफ एज मैनी मोर वर्ड्स एज पॉसिबल be formed using the letters of the word civilization without changing relative order of vowels and consonant, क्या आंसर आएगा इसका, सवाल को ढंग से पढ़ना पहले, कि इसका क्या मतलब बैठेगा। रिलेटिव मतलब जहां पे रिलेटिव ऑर्डर फिक्स है वॉवल्स और कॉन्सोनेंट का, मतलब जहां कॉन्सोनेंट लिखा है वहां पे कॉन्सोनेंट ही आएगा, जहां पे वॉवल लिखा है वहां पे वॉवल ही आएगा, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में फिक्स है पोजीशन। जैसे पहला सी लिखा है मतलब कॉन्सोनेंट, तो पहली प्लेस पे तो कॉन्सोनेंट ही आना है। यस का आंसर है, वही समझना, एक आंसर और आया है, ये किसने दिया था, यस, अच्छा ये भी यस का ही, हाँ अब सही है, अब सही है आंसर। 6, जल्दी बताएं सब, इसमें सब यूज करने हैं, और सिविलाइजेशन वाले मतलब रीअरेंज करने हैं, लेकिन एक पहली लाइन का मतलब पढ़ के फिर आंसर बताना है, एज मैनी मोर वर्ड्स एज पॉसिबल बी फाउंड। हम्म,
तो बाकियों का आंसर क्यों नहीं आ रहा है भाई? वंश का और यश ने आंसर दिया है, बाकी भी तो होंगे हैं? बाकी क्या आराम कर रहे हैं? बताओ, ट्राई क्या कर रहे हैं? तो पिछली क्लास वाला ही क्वेश्चन है, जहां कॉन्सोनेंट लिखे हैं वहां कॉन्सोनेंट्स को अरेंज कर दो, और जहां वॉवल लिखे हैं वहां वॉवल्स को अरेंज कर दो। सब यूज करने हैं। हम्म। कितने कॉन्सोनेंट्स हैं? कॉन्सोनेंट तो सारे डिस्टिंक्ट हैं शायद, इसमें सी पहला, फिर वी, फिर एल, फिर एस, फिर टी, फिर एन, सारे डिस्टिंक्ट हैं। तो 6 फैक्टोरियल हो गया इसका तो आंसर। अब यहीं पे अरेंज होने हैं। तो सी वी एल एस टी एन को अरेंज करने के 6 फैक्टोरियल वेज। इनटू अब वॉवल्स अरेंज करो। वॉवल्स में क्या है? वॉवल्स में हमारे पास आई 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 4 बार आई है, और एक ओ है, एक ओ है, एक ए एक ओ, मतलब 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, है ना? 4 आई है। ये हो गया टोटल अरेंजमेंट। अगर यही ऑर्डर रखेंगे इसका, कॉन्सोनेंट और वॉवल्स का, तो ये आ जाएगा। लेकिन अब पहली लाइन फिर से पढ़ो, है ना? मैनी मोर वर्ड्स एज पॉसिबल, है ना? तो मोर वर्ड्स यूज हुआ है, इसको समझो। तो मुझे ये वाला केस नहीं लेना है, इसके अलावा जितने बनेंगे वो बताना है आंसर, है ना? इससे और कितने बनेंगे? तो आंसर है ये। अब बताओ देशांक। हाँ, देशांक और वंश क्लियर है क्या ये? हम्म। हम्म। अंडरस्टूड था यार ये, लेकिन किया ही नहीं किसी ने। हाँ चलो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं अब सर्कुलर परमुटेशन पे। सर्कुलर परमुटेशन का भी आइडिया है सबको, है ना? पहले क्योंकि पढ़ रखी है। एक मैं बस इसको अलग ढंग से बताता हूँ। सर्कुलर परमुटेशन में ऐसा होता है ना कि हाँ, उसमें जैसे अंतर क्या होता है सर्कुलर परमुटेशन और लीनियर परमुटेशन में, है ना? जैसे सबसे पहले अगर ऐसे बनाया जाए, जैसे ये 4 सीट हैं ऐसे, और अगर सर्कल पे होती है 4 सीट, सर्कुलर टेबल पे मतलब, तो जैसे एक यहाँ पे सीट है, एक ऐसी सीट यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, है ना? अब 4 पर्सन्स को यहाँ अरेंज करना है, तो अंतर क्या है इन दोनों में? जैसे यहाँ पे मुझे पता है कि जैसे अगर ऑप्शंस की बात करें, है ना, कि ये पहला ऑप्शन है, ये पहली सीट है ना? ये दूसरी सीट है, ये तीसरी सीट है, ये चौथी सीट है ना? ये डिस्टिंग्विश किया हुआ है। अगर किसी रो में रखी हुई है तो हर सीट का अपनी एक आइडेंटिटी है ना? कि वो पहली वाली सीट है, वो दूसरी वाली सीट है, अपनी एक आइडेंटिटी है इनकी। तो जब 4 पर्सन्स आते हैं, जैसे ए बी
सी डी। तो जब हम ऑप्शंस काउंट करने हैं तो ए के पास कितने ऑप्शन है ना, ए के पास कितने ऑप्शन, 4 ऑप्शन। ये 4 हम तभी बोलते हैं जब वो 4 डिस्टिंक्ट हो ऑप्शन। तभी तो बोल रहा हूं कि पहला ऑप्शन या तो पहली सीट पे बैठ जाए, या दूसरी सीट पे बैठ जाए, या तीसरी सीट पे बैठ जाए, या चौथी सीट पे बैठ जाए। तो ये 4 तभी बोलोगे जब ये चारों जो ऑप्शन है या जो चारों जो सीट्स हैं तुम्हारे पास, चारों का अपनी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसा होता, और जैसे इनकी खुद की भी आइडेंटिटी है, ये भी अलग अलग है, अगर ऐसा होता ऐसे होता। अब हम नंबर ऑफ ऑप्शन से अगर काउंट करना ही चाहते कि अभी सीट सब यही है, रो में है, सीट डिस्टिंक्ट है, लेकिन यहाँ पे थोड़े से अलाइक हो गए, तो अब मैं बोलूं इस ए के पास कितने ऑप्शन, तो जब मैं बोल रहा हूं इस ए के पास कितने ऑप्शन, तो बात गड़बड़ हो गई। इस ए में और इस ए में कोई अंतर नहीं है, तो मैं नहीं शुरू कर सकता कि इसके पास 4 ऑप्शन 3 ऑप्शन, नहीं, है ना, क्योंकि इनकी खुद की अपनी आइडेंटिटी सेम है। तो इसलिए ये वाला तरीका करना गलत है। तो ये वाला तरीका कब लगाएंगे, नंबर ऑफ ऑप्शंस वाला, जब इनकी भी खुद की अपनी अलग अलग आइडेंटिटी होगी, और जो जहां भेज रहे हो उनको ऑप्शंस को, उनकी भी खुद की अलग अलग आइडेंटिटी होगी, है ना, कि इस ए के पास कितने ऑप्शन, तो इस ए के पास कौन है ये, है ना, जब इस ए को बोल रहे हैं तो मतलब कोई एक है ए जो इन सब से अलग है। तो अभी ये बोल रहे हैं 4 ऑप्शन है इसके पास, है ना, और फिर बोल रहे हैं 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन मतलब उन 4 ऑप्शन में भी अलग अलग आइडेंटिटी है, तभी तो बोल रहे हैं ये वाले 4 ऑप्शन, है ना। तो यहाँ पे ये वाली बात समझे अब। तो यहाँ पे ये नहीं लगा सकते थे, इसीलिए हमने कुछ और किया था, है ना, जो टोटल बना लिए थे और फिर डिवाइड कर दिया था। ऐसे ही अगर यहाँ पे लगाएं, यहाँ पे क्या अंतर है, अगर इस सर्कल में, तो सर्कल में ये गड़बड़ है कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, पहली सीट, दूसरी सीट, तीसरी सीट, चौथी सीट, है ना, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं जानबूझ के सर्कल पे 4 सीट रखूं और उन चारों के पीछे नंबर लिख दूं 1 2 3 4, और अब 4 पर्सन्स को अरेंज करूं, तो आंसर वही आएगा 4 फैक्टोरियल, है ना। तो सर्कुलर परमुटेशन और लीनियर परमुटेशन में क्या अंतर है, लीनियर परमुटेशन में सारे जितने ऑप्शंस हैं वो सब डिस्टिंक्ट हैं, उनका खुद का एक आइडेंटिटी है, उनका खुद का एक वजूद है ना। लेकिन सर्कुलर परमुटेशन में क्या हो गया, ये चारों सबसे अगर खाली सीट रखी हुई है, तो मैं ये बता नहीं सकता पहली सीट कौन सी है, दूसरी सीट कौन सी है ना, तो पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है, ये नहीं पता मेरे को सीट। तो फिर मैं अगर ऐसे जाऊं नंबर ऑफ ऑप्शन से, कि अगर मैं सीट के पीछे नंबर लिख देता 1 2 3 4, तो अब मेरे को पता है पहली सीट ये है, दूसरी सीट ये है, तीसरी सीट ये है, चौथी सीट ये है, तो मैं नंबर ऑफ ऑप्शन से जा सकता हूँ। ए के पास 4 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 1 ऑप्शन, 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। लेकिन अगर सीट के पीछे नंबर नहीं लिखा हुआ, अगर सीट बस रखी हुई है, सेम सीट, एकदम आइडेंटिकल सी सीट रखी हुई है, सीट के पीछे नंबर नहीं है, तो इसको मैं ऑप्शन से कर नहीं पाऊंगा सवाल को, है ना, इसको मैं ऑप्शन से नहीं कर पाऊंगा। कैसे बताओ, ए के पास कितने ऑप्शन, तो ए के पास पूछूं तो सारे ऑप्शन सेम है, 4 ऑप्शन नहीं है। 4 ऑप्शन तब बोलते हैं जब मैं बता सकूं, बताओ कौन कौन से ऑप्शन, एक ये पहला वाला ऑप्शन है, एक ये दूसरा वाला ऑप्शन है, एक ये तीसरा वाला, एक चौथा वाला, ऐसा कुछ है ही नहीं इसके अंदर, एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन। तो अगर मैं थोड़ा सा ढंग से सोचूं तो ए के पास एक ही ऑप्शन है, कहीं भी जाके बैठ जाए, है ना, ए के पास एक ही ऑप्शन है, कहीं भी जाके बैठ जाए, है ना, उसके लिए तो सारी सेम सी लग रही होंगी, सब सेम लग रही होंगी, तो ए के पास कुल मिला के एक ही ऑप्शन है। अब अगर ए जैसे यहां बैठ गया, अगर बैठ गया ए, है ना, अब बी पूछूं बी से, बी के पास कितने ऑप्शन है, अब बी के पास 3 ऑप्शन है। अब ये अलग अलग हो गई। अब बाकी सीट, जैसे
अब वंश बोल रहा है दो, दो नहीं अब 3 है। जैसे जब ए बैठ गया एक जगह जहां पे बैठा हुआ है, एक सीट उसके राइट में रखी हुई है जो राइट हैंड की तरफ है, एक सीट उसके लेफ्ट हैंड की तरफ रखी हुई है ना। अब सबकी खुद की आइडेंटिटी है और एक सीट उसके सामने रखी हुई है, तो तीनों अलग अलग सीट है। कि अगर बी यहां पे बैठेगा जाके, तो ए के राइट हैंड की तरफ बैठेगा, राइट हैंड वाली सीट पे। और अगर यहाँ पे बैठेगा तो ए के लेफ्ट हैंड वाली सीट पे बैठेगा। और अगर यहाँ पे बैठेगा तो ए के जस्ट सामने बैठेगा। अब ये तीनों चीज अलग अलग हो गई। अब हम क्योंकि ए के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, है ना, वो एक लाइन है ना कि जहां से खड़े हो जाते हैं वहां से ही लाइन शुरू होती है। तो अब ये ए ने सब कुछ डिस्टिंक्ट कर दिया, ए ने बैठते ही सब कुछ डिस्टिंक्ट कर दिया कि एक राइट में है, एक लेफ्ट में है, या एक राइट में एक छोड़ के एक है, या लेफ्ट में एक छोड़ के एक है। मतलब ये सारी चीजें अलग अलग हो गई अब, है ना। तो अब 3 ऑप्शन है, तो बी के पास 3 ऑप्शन है, तो बी भी कहीं बैठ जाएगा। फिर सी के पास 2 ऑप्शन है, फिर डी के पास 1 ऑप्शन। तो कुल मिला के आंसर क्या आएगा, इनका मल्टीप्लीकेशन मतलब 3 फैक्टोरियल, है ना। ये दूसरा तरीका होता है, अभी पहला वाला तरीका भी बताऊंगा जिससे तुमने पढ़ा हुआ होगा, है ना। ये वाली चीज समझ में आनी चाहिए कि नंबर ऑफ ऑप्शंस जब काउंट करते हैं तो सबकी दोनों तरफ से खुद की उनकी आइडेंटिटी थी, तभी बोल रहे थे इस ए के पास 4 ऑप्शन, इस बी के पास 3 ऑप्शन, इस बी के सी के पास 2 ऑप्शन, डी के पास 1 ऑप्शन। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, ए के पास एक ही ऑप्शन था क्योंकि उनकी चारों की आइडेंटिटी सेम है, बिल्कुल सेम जैसी है वो, जहां से भी रखी हुई है, तो 1 ऑप्शन। बी के पास अब सबकी आइडेंटिटी अलग अलग हो गई, ए जैसे ही जहां बैठ गया चाहे कहीं भी बैठ जाए, बाकी 3 सीट की आइडेंटिटी सबकी अलग अलग हो जाएगी, है ना। तो अब 3 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 1 ऑप्शन, तो 3 फैक्टोरियल आएगा। तो 4 पर्संस को एक सर्कुलर टेबल पे अरेंज करने के कितने वे, 3 फैक्टोरियल। ऐसी अगर n लेके चलता, n लोग हैं, n पर्सन है और n सीट है सर्कुलर टेबल में, तो n पर्संस को अरेंज करने के कितने वेज, तो पहले के पास एक वेज होगा, बाकी फिर अपना फैक्टोरियल लगा दो। पहले के पास एक ही तरीका होगा, बाकी के पास n-1, n-2, n-3 एंड सो ऑन। तो आंसर आता है n-1 फैक्टोरियल, है ना। तो ये है सर्कुलर परमुटेशन, ये अंतर होता है दोनों में। अब जो तुमने पढ़ा है वो वाला बता रहा हूं, तुमने क्या पढ़ा है, जो पढ़ा होगा जैसे बताया होगा कि अब 4 सर्कल बनाए जाएं, इसको यहां रखो। ये क्यों नहीं चल रहा, इसको यहां रखो, एक और बनाओ, और एक और बनाओ। ठीक है, चलो। हाँ देखो, अब मैं ABCD को अरेंज करके 4 केस बना रहा हूं। जैसे अगर ABCD को मैं 4 सीट पे रखता, यहाँ जैसे एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे 4 सीट हैं हर केस में। और ABCD को ही अरेंज करना है मेरे को। ABCD को पहले वाले तरीके में मैंने क्या किया, A को यहाँ बैठाया, B को यहाँ बैठाया, C को यहाँ बैठाया, D को यहाँ बैठाया। ऐसी दूसरे वाले में A को यहाँ बैठाया, यहाँ से शुरू किया, A को यहाँ बैठाया, B को यहाँ बैठाया, C को यहाँ बैठाया और D को यहाँ बैठाया। अगले वाले में A को यहाँ शुरू किया कि A को यहाँ बैठाया, B को यहाँ बैठाया, C को यहाँ बैठाया और D को यहाँ बैठाया। ऐसे ही इस वाले में A को यहाँ बैठाया और एंड सो ऑन, B और C और D।
जो अगर मैं लीनियर परमुटेट करता तो ऐसा होता कि जैसे ए यहां, बी यहां, सी यहां, डी यहां। अब इसमें होता कि ए को थोड़ा सा एक आगे बैठाया, ए यहां, बी यहां और सी यहां और फिर डी यहां। ऐसे ही अगर ये लीनियर परमुटेशन में ये वाला केस और ये वाला केस बी बनाते तो इसमें ए यहां था, बी यहां था और सी यहां था और डी यहां था। ऐसे ही इसमें ए यहां था, बी, सी और डी। अब दोनों में जो अंतर है, ऊपर वाले जो 4 केस लिखे हुए हैं उनमें अरेंजमेंट इसको सेम है, ये है ना, चाहे कोई सा भी देखो सेम है ये। अब देखो, क्योंकि इसमें जब सर्कुलर परमुटेट करते हैं ना, तो जैसे पहले वाले में देखो या सब में देखो, सब में मैं अगर पूछूं जो सर्कुलर परमुटेशन है, ए के सामने कौन बैठा है ना, मुझे तो यही दिखेगा ना। सर्कुलर परमुटेशन में यही चीज है कि बस रिलेटिवली देखना है एक दूसरे को। बताओ चारों में ए के सामने कौन बैठा है? सी बैठा है, सब में सी बैठा है। ए के राइट में कौन बैठा है? हर एक में। ए के राइट में कौन बैठा है ना, तो सब में डी बैठा है ना, सब में डी बैठा है। ए के लेफ्ट में कौन बैठा है? सब में बी बैठा है, एंड सो ऑन, है ना। तो ऐसे ही सी के लेफ्ट में कौन बैठा है? सी के लेफ्ट में डी बैठा है, सब में सी के लेफ्ट में डी बैठा है वो। तो इसलिए ये सारे सेम लेंगे, है ना, क्योंकि अब याद कर लो सर्कुलर परमुटेशन में एक तो तरीका वो था जो मैंने पहले बताया था, एक तरीका ये है कि रिलेटिव पोजीशंस अगर सेम है सबकी तो उसको उन दो केसेस को सेम लेंगे। रिलेटिव पोजीशन कि एक दूसरे के रिलेटिव में सब सेम बैठे हुए हैं, इस वाले केस में भी और इस वाले केस में भी, तो ये सेम केस है, ये दो केस नहीं लेने हैं तुमको, है ना। लेकिन अगर ये लीनियर परमुटेशन होता तो ये और ये अलग अलग है। तो लीनियर परमुटेशन में ये 4 हैं, लेकिन सर्कुलर परमुटेशन में ये 4 एक ही केस है ना। तो अगर आंसर 4 फैक्टोरियल होता, जैसे लीनियर परमुटेट करते तो आंसर 4 फैक्टोरियल होता, लेकिन इन 4 को एक ही काउंट करना है। ये 4 केस नहीं है, ये 4 एक केस है ना, अगर हमें सर्कुलर परमुटेशन में काउंट करना। तो ऐसे ही मतलब ये वाले भी 4 केस भी एक ही केस काउंट होगा, जैसे बी ए सी डी करके बैठ जाए अगर, है ना, और एक एक चेंज करता रहूं, बी ए सी डी, या फिर आगे से बी ए सी और डी पहले ले आऊं, है ना, ये भी 4 केस होंगे, इनको भी एक ही केस काउंट करना होगा। तो ऐसा समझ लो हर 4 के एक ग्रुप बन जाएंगे, उन सबको एक काउंट करना होगा। तो आंसर क्या आना चाहिए? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4, ये आना चाहिए आंसर सर्कुलर परमुटेशन में। हर 4 का एक केस बनाऊंगा। और 4 मैंने कैसे काउंट करा, यहां पे देख लो कि ए बी, जैसे अगर पहले वाले केस में ए बी सी डी, अब इनको घुमा के ए बी सी डी ऐसे ही रखो, एक बार राइट एक ही पोजीशन शिफ्ट कर दो बस, तो एक केस वो बनेगा। एक और पोजीशन शिफ्ट कर दो तो तीसरा केस बन जाएगा, एक और पोजीशन शिफ्ट कर दो चौथा केस बन जाएगा, अब एक और शिफ्ट करेंगे तो वापस यही आ जाएगा फिर तो, है ना। तो मतलब ये 4 केस हैं जिनमें रिलेटिव ऑर्डर फिक्स रहेगा एबीसीडी का, है ना। तो वो 4 केस। ऐसे ही अगर बी ए सी डी करके बिठाता, यहाँ पे बी ए होता, यहाँ पे ए होता, यहाँ पे सी होता, यहाँ पे डी होता, तो ये भी 4 केस आते। फिर एक एक शिफ्ट करो तो बी ए सी डी, फिर बी ए सी डी, ऐसे 4 केस आते, उन चारों को भी एक ही काउंट करते। तो हर 4 के एक ग्रुप बना दूंगा मैं, है ना, हर 4 का एक ग्रुप बना दूंगा और उनको एक ही काउंट करूंगा। समझ गए? तो अगर मैं लीनियर वाला फॉर्मूला लगाऊं 4 फैक्टोरियल, तो आंसर सर्कुलर परमुटेशन का क्या होगा? तो डिवाइडेड बाय 4। क्लियर हुई क्या बात? है ना, ये वो वाला तरीका है जो तुमने सुना होगा, है ना, ये ऐसे, ये लीनियर ऑर्डर, इनको एक एक शिफ्ट करते रहेंगे साइक्लिक ऑर्डर में तो सेम रहते हैं, ये चेंज नहीं होते हैं पोजीशंस इनकी, मतलब अरेंजमेंट। ऐसा लग रहा है पोजीशन चेंज हुई है, लेकिन सर्कुलर परमुटेशन में पोजीशंस नहीं देखी जाती है, रिलेटिव पोजीशंस देखी जाती हैं, बस यही याद रखो ना, रिलेटिव पोजीशन। आज क्लास के बाद एक क्वेश्चन दूंगा मैं, है ना, अगर सर्कुलर परमुटेशन क्लास के बाद होमवर्क में दूंगा बस वो, है ना। ठीक है, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ जाते हैं अब। तो अब सीधे आंसर
सीधे आंसर लिखा हुआ है, n डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम, है ना, n सीट हैं और n थिंग्स है हमारे पास डिफरेंट, उनको अरेंज करना है। तो टोटल n फैक्टोरियल तरीके से कर सकते हो, है ना। अगर इसी तरीके से बताऊं मैं, n फैक्टोरियल से कर सकते हो और n सीट है, तो कितने केस होंगे जो बार बार रिपीट होंगे, जितनी पोजीशन चेंज कर सकते हो। तो a को पहले यहां बिठाया, बाकी इस अरेंज यहां कर दिए, फिर a को यहां, फिर a को यहां, तो ऐसी n प्लेसेस होंगी, तो n बार रिपीट होगा ऐसे, n एक एक पोजीशन शिफ्ट करके, है ना। तो हर n केसेस को एक केस काउंट करना होगा, है ना। तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n, ये आंसर हो जाएगा। मतलब ये लिखा हुआ है n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। ऐसे ही अगर n में से r बिठाने हो, है ना, n में से r लोग बिठाने हैं, तो n में से r लोग बिठाने का एक तरीका तो यही हो गया, NCR किया, पहले n में से r सेलेक्ट कर लिए, है ना, NCR, अब उन r लोगों को सर्कल पे बिठा दिया, तो उसके तरीके r-1 फैक्टोरियल, ठीक है। n में से r सेलेक्ट किए और अब सर्कल पे बिठा दिए उनको, तो r-1 फैक्टोरियल है बिठाने का, है ना। तो ये आंसर हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो तुम, NPR/R करके भी लिख सकते हो, ये NPR/R लिखा हुआ है। तो NPR/R की वजह क्या होगी, इसको भी सीधे एक्सप्लेन कर सकते हो, यही फॉर्मूला NPR/R। अगर ये सारे तरीके होते बिठाने के तो NPR होते, है ना। n में से अगर r ऑब्जेक्ट्स लाइन में बिठाने होते, है ना, डिस्टिंक्ट सीट्स होती उनके पास, तो NPR होते। अब सर्कल पे हैं, तो कितने केसेस हैं जो बार बार रिपीट होंगे, मतलब उनको एक ही केस काउंट करना होगा। तो तुम्हारे पास R सीट्स हैं, R ही तो लोग बिठाए तुमने, तो R पोजीशंस होंगी, A को एक इधर शिफ्ट किया, फिर इधर शिफ्ट किया, इधर शिफ्ट किया, तो कितनी बार शिफ्ट करके हम वापस यहीं पहुंचेंगे, तो R बार शिफ्ट करके, R ही तो सीट है, तो उन R ग्रुप्स को, उन R केसेस को एक केस काउंट करना है। तो आंसर क्या होगा, NPR/R, R के ग्रुप बन जाएंगे वो, है ना, ऐसे शिफ्ट कर करके। तो ये आंसर ऐसे बोल सकते हो, NPR/R। तो दोनों में से कुछ भी याद कर लो, ठीक है। अब एक ये अगला पॉइंट है, क्या है अगला पॉइंट बेटा, ये वाला पॉइंट, यहाँ पे कुछ तो लिखा हुआ है, ये इफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स आर सेम। मतलब जैसे अगर अभी यहाँ पे एक अरेंजमेंट बनाता मैं, ये वाला, जैसे ये दो अरेंजमेंट बना रहा हूं, इसमें A और फिर B, फिर यहाँ C और यहाँ D, और इसमें यहां मैंने लिखा इधर A है और इधर B है और इधर C और फिर D। तो जो अभी हमने केस काउंट किए थे n-1 फैक्टोरियल, मतलब वो जो 3 फैक्टोरियल केस आया था, उसमें ये वाले दोनों केस अलग अलग है या सेम है, उसमें ये वाले दोनों केस अलग अलग हैं या सेम है, अलग अलग है, रिलेटिव पोजीशन अलग अलग है भाई, एक में ए के राइट में बैठा है भी, एक में ए के लेफ्ट में बैठा है भी, तो अलग अलग है, ये तो केस अलग अलग लेने, है ना। ए को अगर बी देखेगा, इस वाले केस में लेफ्ट की तरफ मुंह घुमाएगा, इस वाले केस में राइट की तरफ मुंह घुमाएगा, मतलब अलग अलग है ना केस, तो ये तो ये हमने अलग अलग काउंट भी किए हुए हैं। लेकिन अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे, क्या कि अगर, मतलब ये वही है कि ये वाला क्लॉकवाइज में जो ऑर्डर है, उसमें इसमें एंटी क्लॉकवाइज में वही ऑर्डर है ना। तो अगर, तो हम जो ये वाले केस काउंट करते हैं, इसमें ना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अगर ऑर्डर सेम है, तो वो अलग अलग ही काउंट करना होता है हमको, है ना। क्लॉकवाइज वाला ABCD है और इधर से ABCD है, तो मतलब अलग अलग है ये। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी आएंगे जिनमें ये सेम लेने होंगे, तो वो क्वेश्चन को पढ़ के पता चलेगा, है ना। इफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स आर सेम और आर टेकन टू बी सेम, है ना। तो जैसे मैं बता देता हूं एक केस, जब हम नेकलेस बनाते हैं ना, जैसे 4 बीड्स होती है अगर, है ना, ये ABCD 4 बीड्स होती और डिफरेंट बीड्स,
है ना, डिफरेंट कलर की बीड्स बोल दो, और उनसे नेकलेस बनाना है, तो नेकलेस के केस में ये दोनों सेम होंगे। सोचो क्यों? नेकलेस के केस में ये दोनों से है सर्कुलर अरेंजमेंट ही, नेकलेस भी सर्कुलर अरेंजमेंट होता है, बीड्स का, 4 बीड्स का सर्कुलर अरेंजमेंट, लेकिन नेकलेस के केस में ये दोनों चीज सेम है, सेम नेकलेस बने हैं, ये अलग अलग नेकलेस नहीं है ये। लेकिन अगर पर्सन्स को कहीं सीट पे बिठाना होता, हाँ ये यश ने जवाब दिया, क्योंकि नेकलेस को घुमा सकते हैं, है ना, अपना ऐसे घुमाया और ऐसे उठा के रख दिया। नेकलेस तो क्या इधर से पहना या इधर से पहना, नहीं, बीट्स डिफरेंट है, बीट्स डिफरेंट है। आइडेंटिकल होंगी बीट्स तब तो एक ही बनेगा, फिर उसमें बात ही नहीं आती, है ना। जब सारे ही सेम है बीट्स तो फिर तो एक ही बनेगा वो, चाहे कैसे भी पिरो लो उसको, है ना। नेट्स ये बीट्स अगर डिस्टिंक्ट भी हैं, है ना, ABCD बीट्स हैं, डिस्टिंक्ट हैं, उनमें भी ये दोनों केस सेम लेंगे। क्यों? क्योंकि नेकलेस तो सामने रखा हुआ है, उसे चाहो तो ऐसे पहन लो और चाहो तो पलट के पहन लो, है ना। तो अगर इसको मैं पलट दूं, बिल्कुल इस वाले को एकदम ऐसे उठा के ऐसे रख दूं, तो यही बन जाएगा जो इधर रखा हुआ है, तो मतलब ये सेम है। तो जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में डिस्टिंक्शन नहीं लेना होता, तो इन दोनों केसेस को भी सेम काउंट करना है, मतलब हर दो दो केस के ग्रुप बन जाएंगे फिर से, है ना। इसके बाद, इतना करने के बाद हर दो दो के सेम केस बन जाएंगे। तो अब आंसर क्या होगा? अब डिवाइडेड बाय 2 एक बार और करना पड़ेगा, है ना, इन दोनों को सेम काउंट करेंगे। ऐसे अगर यहाँ पे A होता, यहाँ D होता, और यहाँ B होता, और यहाँ C होता, तो ऐसे ही उल्टा, जैसे अभी ABDC लिखा है, ADBC, तो अब इधर से ADBC लिख दो, वो वाले केस एक ही काउंट करना है मेरे को, है ना। तो हर दो दो के एक ग्रुप बन जाएंगे, क्लॉकवाइज वाला, और अगर वही वाला एंटी क्लॉकवाइज वाला काउंट किया है तो उन दोनों को सेम काउंट करना है। तो अब आंसर जो होगा n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, है ना। अगर n में से r लेनी होगी तो इसका डिवाइडेड बाय 2 कर देना, कुछ नहीं, NPR अपॉन 2r हो जाएगा आंसर, मतलब डिवाइडेड बाय 2 करना है तुमको, ये याद रखना है। अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिस्टिंक्शन नहीं है, सेम अरेंजमेंट लेना है उसको, तो हमेशा आंसर को डिवाइडेड बाय 2 करोगे तुम, ठीक है। अब आ जाओ सवालों पे, हल्के हल्के सवाल से शुरू करते हैं। बताओ फर्स्ट का आंसर, 7 Americans, 7 British can be seated on a round table so that no 2 Americans are consecutive. पुराने फंडे तो याद रखने ही रखने। जब हम लीनियर परमुटेशन पढ़ रहे थे तो इस केस को कैसे हैंडल करते थे? नो टू ऑब्जेक्ट्स आर टुगेदर, है ना, नो टू अमेरिकन्स आर कॉन्जिक्यूटिव। तो क्या नाम बोला था मेथड का? वही वाला मेथड लगेगा यहाँ पे भी, जब नो टू ऑब्जेक्ट्स आर टुगेदर वाला। हम्म, हाँ सही है। अभी तो एकदम आसान आसान से कर रहे हैं। तो गैप मेथड, गैप मेथड मतलब जो साथ में नहीं रखने हैं उनको बाद में बिठाएंगे, पहले 7 पीपल्स को बिठा दो, 7 ब्रिटिश पीपल्स को, फिर वो जो गैप बन गए होंगे बीच में, उन गैप में बैठाएंगे इन 7 अमेरिकन को, है ना। वो गैप मेथड जो था, गैप मेथड में यही बताया था हमने, जब कोई भी दो चीजें साथ में नहीं रखनी होती कुछ पर्टिकुलर चीजों में, तो फिर गैप में बिठाए जाते हैं वो। वंस ये तो 7 ब्रिटिश पीपल बैठे हैं अभी 6 फैक्टोरियल वे में, अब 7 अमेरिकन भी एडजस्ट करने, वो गैप देख, गैप कितने बने हैं, अगर ये 6 बैठ गए होंगे तो गैप कितने बने होंगे?
अगला वाला ये गड़बड़ है, देख लो इसको। बस इसमें यहां ये सोचना है, देखो देखो लगाना गैप मेथड ही है, मतलब इनको साथ में नहीं बैठाना है अमेरिकन को, तो अमेरिकन को अभी भूल जाते हैं, पहले इन 7 ब्रिटिश पीपल को बिठाओ। तो अब एक टेबल रखी है ना, उसमें ये 7 ब्रिटिश पीपल ले जाके बिठाने हैं, तो कितने वेज, 6 फैक्टोरियल, है ना, इनटू, अब ये जब 6-7 ब्रिटिश पीपल बैठ गए होंगे, जैसे B1 है ना, B2, ऐसे B3, ऐसे ही एक B4, B5, B6, B7, B5, B6 और B7, ये ब्रिटिश पीपल बैठ गए। अब कितने गैप है इनके बीच में, अब आप गैप काउंट करो, गैप कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 गैप है ना, दिख रहे हैं 7 गैप हैं, और 7 अमेरिकन बिठाने हैं, तो इन 7 गैप में 7 अमेरिकन बिठाने के कितने वेज, है ना, 7 जगह हैं और 7 अमेरिकन बिठाने हैं। तो अब जो फॉर्मूला लगेगा वो सर्कुलर परमुटेशन वाला ही लगेगा क्या, इंटू 6 फैक्टोरियल आएगा, या लीनियर परमुटेशन वाला फॉर्मूला लगेगा, बताओ। अब ये जो 7 सीट हैं ये डिस्टिंक्ट होंगी या सर्कुलर वाला, मतलब इनकी खुद की आइडेंटिटी नहीं है ना, लीनियर वाला फॉर्मूला लगेगा, तो इंटू 7 फैक्टोरियल, ये आंसर आएगा। अब क्योंकि ब्रिटिश पहले से बैठे हुए हैं, तो अब उनके बीच में जो गैप है वो सारे डिस्टिंक्ट गैप्स हैं, है ना, तो अब सर्कुलर वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, अब लगाएंगे लीनियर वाला फॉर्मूला, तो इंटू 7 फैक्टोरियल, ये आंसर है। तो देशांक ने गलत किया है ये, n-1 फैक्टोरियल, n-2 फैक्टोरियल, ये क्या आ गया, अच्छा अगले का क्या, अच्छा हाँ ठीक है, नेक्स्ट का आंसर बताओ। अब देखो समझ लो चीजों को, बस ऐसे करना होता है ना, तो जब पता चल जाएगा ऐसे करना होता है, तो हाँ इसमें बना के देखो, इसमें ज्यादा हटा दिए तुमने, 7 फैक्टोरियल तुमने वो उसकी तरह बनाए, है ना, और फिर 14 केस ले लिए, तो एक बार खुद करके देखो, थोड़ा कम नंबर से, जैसे मान लो 3-3 है, 3-3 है, और 3-3 को बिठाओ, 3 अमेरिकन 3 ब्रिटिश, एक बार बना के देखो वो 14 केस बनेंगे या कम बनेंगे, बना के देखो, कम बनेंगे, वो 3 ही केस बनेंगे, मतलब 3-3 बिठाएंगे तो तुम मेरे हिसाब से 6 से डिवाइड होना चाहिए, 6 से नहीं होगा, वो 3 से डिवाइड होगा, एक बार बना के देखो, 3 ही केस होंगे वो। देशांक बताऊं या मतलब कर लेगा, हाँ देखना, फिर अगर नहीं आएगा तो मतलब बता तो देंगे, क्योंकि जहां तुमने अमेरिकन बिठाए हैं वहां ब्रिटिश वाले नहीं बिठाए हैं, तो वो वाला केस नहीं लेना है कि एक शिफ्ट करके एक काउंट किया, वो तो काउंट ही नहीं किया तुमने, है ना, ठीक है, देख लेना इसको एक बार, देखना फिर बताऊंगा। और अगला, अगले का आंसर निकाला क्या, अगले का आंसर तुमने, सबका कुछ तो अलग अलग आ रहा है, n-1 फैक्टोरियल माइनस n-2 फैक्टोरियल, हम्म, हाँ सही है, नहीं ये गलत है, क्या नाम है,
सूर्यांश का गलत है। हाँ ये सही है वंश का। देशांक का भी सही है। सूर्यांश का अभी गलत है। जैसे n-2 फैक्टोरियल में n-1 फैक्टोरियल, मतलब छोटे वैल्यू में से बड़ी वैल्यू घटा रहे हो, पता नहीं क्या निकाला ये। हाँ सूर्यांश, देखो दो तरीके हैं इसके, है ना, दो तरीके हैं। क्या कि n पर्सन्स को अरेंज करना है, दो स्पेसिफिक हैं, वो ए और बी जैसे बता दिए, ये वाले दोनों, ये साथ में नहीं बैठने, तो टोटल निकाल के जब साथ में बैठे हो हटा दो, तो टोटल तो होगा n-1 फैक्टोरियल, और माइनस फिर वो दोनों साथ में, तो जब साथ में रखना होता है तो एक ही यूनिट कंसीडर करो, तो बॉक्स कंसीडर किया तो वो दो लोग हो गए, तो बाकी कितने बचे, ये ए और बी 2 यूनिट हो गई, तो बाकी n-2 बचे, है ना। तो अब ये कुल मिला के कितने हो गए, n-2 और एक ये, तो n-1 यूनिट्स हैं ये, इनको अरेंज करना है सर्कल पे, तो सर्कल पे अरेंज करना है तो n-2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं, है ना। और फिर उस बॉक्स के अंदर ए और बी और ए को भी अरेंज कर सकते हैं, तो इंटू 2 और आएगा इसके साथ, तो 2 इंटू n-2 फैक्टोरियल घटाएंगे। एक तो ये आंसर है, मतलब एक तरीका ये है, आंसर तो यही है, दूसरे केस से भी करेंगे आंसर तो यही आएगा, है ना। n-1 फैक्टोरियल टोटल माइनस वो घटा दिए जब दोनों साथ में है, या ऐसे कर लो, अब एक काम करो, इन दोनों को हटा दो, जो साथ में नहीं रखने ना उन दोनों को पहले हटा दिया, बाकी बचे n-2, इनको अरेंज कर दो, तो इनको सर्कल पे अरेंज करने के कितने वेज, n-2 लोगों को, तो n-3 फैक्टोरियल, है ना, इतने तरीके। अब गैप में ये दो लोग डाल दो, है ना, ये दो लोग डालने हैं गैप में डालने हैं, लेकिन तो गैप कितने बने होंगे, n-2 बैठे हैं तो n-2 ही गैप बने होंगे वो, है ना, जो गैप होंगे वो n-2 होंगे, तो n-2 जगह जो है वो गैप जो है उन दोनों में डालना है इसको, तो इनटू किससे मल्टीप्लाई करूं, अब लीनियर वाला फॉर्मूला लगाओगे, तो n-2 p2 बोल दो या n-2 c2 इंटू 2 फैक्टोरियल बोल दो, है ना, तो ये आंसर है ना। तो चाहो तो ऐसे कर लो, एक ही बात है, दोनों बात समझ में आ गई होंगी। आगे थर्ड वाला, number of ways in which 8 persons can be sit on a round table so that all shall not have the same neighbors in any two arrangements. ये आंसर बताया, आंसर तो सही है, लेकिन 2 फैक्टोरियल की वजह क्या है, हाँ वैसे आंसर वही है, लेकिन 2 फैक्टोरियल नहीं 2 लिखा होना चाहिए, है ना। ये वही वाला केस है, कौन सा वाला, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज सेम लेना है ना। थर्ड वाले को पढ़ो, थर्ड वाले में बात वही है, हाँ बात वही है ना, लेकिन 2 फैक्टोरियल क्यों, मतलब कोई ऐसा अरेंजमेंट से डिवाइड किया है तुमने, तो वो अरेंजमेंट से डिवाइड नहीं, मतलब दो दो केस बन रहे थे, ठीक है, बात वही है ना। थर्ड वाले को पढ़ो, थर्ड वाले में वो पूछ रहा है वो, है ना, कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम लेना है ना, सेम नेबर है ना दोनों में, वो एक ही केस काउंट करना है, वो बोला उसने, ऑल शैल नॉट हैव द सेम नेबर इन एनी टू अरेंजमेंट, क्योंकि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम वाला उसमें सेम नेबर होते हैं,
बस राइट लेफ्ट में बैठे होते हैं, इधर राइट में बैठा है तो इधर लेफ्ट में बैठा है। ठीक है, तो आंसर आ गया। थर्ड का आंसर आना चाहिए 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 सबका। हाँ नीचे भी सही है 10p6 अपॉन 6, लेकिन एक 2 और आएगा 12, 10p6 अपॉन 12। हाँ थर्ड का आंसर सही है 7 फैक्टोरियल बाय 2। फोर्थ का आंसर, फोर्थ में फिर से नेकलेस है, उसमें तो बताएगा नहीं वो, क्योंकि नेकलेस बनाना है ना, गार्लैंड बनाना है, तो अपने आप ही डिवाइडेड बाय 2 आना चाहिए उसके अंदर फोर्थ में। हाँ टाइम हो गया, पता है पता है, देखो याद दिला रहा मेरे को, टाइम हो गया। चलो कर लिए ये थर्ड और फोर्थ, है ना, अब ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, हम ब्रेक कर लिया जाए।